दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन के सामान्य विज्ञान खंड के अंतर्गत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से संबंधित टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो विशेष रूप से यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, खंड शिक्षा अधिकारी, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीटी आदि की परीक्षाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान खंड से संबंधित टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लेवासियो को कहा जाता है, जो कि एक फ्रांसीसी विचारक और वैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न है, परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं, परमाणु के नाभिक या केंद्रक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, धनावेशित मूल कण जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वो क्या है? तो धनावेशित मूल कण जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बल्कि बराबर होता है और उसके विपरीत, यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पे धनावेश होता है। तो ये है धनावेशित मूल कण कौन सा होता है जिसका द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत होता है, तो वो है पॉजिट्रॉन। चौथा प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी मात्रा 65% के आसपास होती है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। दोस्तों अगला प्रश्न है इस वीडियो का, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातुओं के उदाहरण आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है? तो लोहे पर जंग लगने का कारण लोहे का ऑक्सीकरण होता है। लोहा ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में उस पर जंग लगता है। लोहे को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि लोहे पर लगे हुए जंग का रासायनिक नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लोहे पर लगे जंग का रासायनिक नाम क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, गैल्वेनीकरण क्या होता है? तो गैल्वेनीकरण लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना लोहे का गैल्वेनीकरण कहा होता है। इसको जीआई सीट भी कहा जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन जीआई आयरन कहा जाता है, जिसको जंगरोधी बना दिया जाता है। जिस लोहे को जंगरोधी बना दिया जाता है उसे जीआई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक शामिल होता है? तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है, लेकिन कार्बन की एक निश्चित मात्रा ही होती है। 0.25 से लेके 1.5% तक कार्बन मिलाया जाता है, क्योंकि कार्बन की अधिक मात्रा मिला देने पर वो लोहा भंगुर भी होने लगता है। अगला प्रश्न है, हीरे के मापन या तौल के लिए जो कैरेट का प्रयोग किया जाता है उसका भार कितना होता है? तो हीरे के मापन के लिए कैरेट यानी इतने कैरेट का हीरा है तो उस कैरेट का भार कितना होता है सामान्य में? तो ये 200 मिलीग्राम होता है। हीरे के लिए जो कैरेट का उपयोग किया जाता है उसके तौल के लिए उसका मान 200 मिलीग्राम होता है। ये सोने वाले कैरेट से अलग है। सोने का जो कहते हैं 24 कैरेट सोना यानी 100% गोल्ड, तो 24 कैरेट वाले कैरेट से ये अलग है। ये हीरे के तौल के लिए है और वो हीरे की गुणवत्ता के लिए, वो सोने की गुणवत्ता के लिए वो वाला कैरेट यूज होता है। तो हीरे के मापन के लिए जो कैरेट मापन यूज किया जाता है उसका भार 200 मिलीग्राम होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है।
दोस्तों अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोरों द्वारा कौन सा गैस यूज किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग किया जाता है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोरों द्वारा, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। अगला प्रश्न है, मक्खन में पाया जाने वाला एसिड या अम्ल कौन सा होता है? तो ब्यूटायरिक अम्ल होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है मक्खन में जो पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल, आप सभी लोग जानते हैं दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? तो इसका भी उत्तर है दोस्तों लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान पता चलती है, कोई व्यक्ति थक जाता है। अगला प्रश्न है, पीएच मान क्या दर्शाता है? किसी भी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचकांक पीएच मान दर्शाता है। पीएच मान यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और किसी भी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचकांक पीएच मान प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो टेनिक अम्ल पाया जाता है चाय में, टेनिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त विलयन क्या होता है? तो फोटोग्राफी में जो विलयन जिससे रोल धुला जाता है उसका नाम सोडियम थायोसल्फेट होता है। ये सोडियम थायोसल्फेट का विलयन होता है जो कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जो गैस है वो क्या होता है? गैस वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है जिसे कि गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, दहन विरोधी गैस कौन सी है? कौन सी गैस आग बुझाने के लिए या दहन विरोधी गैस के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इंपॉर्टेंट है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है। बायोगैस में 50 से 75% तक मीथेन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थ व फलों के रस का परिरक्षण करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षण और फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो 46.7% नाइट्रोजन पाया जाता है यूरिया में। चूहे मारने का विष क्या होता है? चूहे मारने की जो दवाई या चूहे मारने का विष होता है वो जिंक फास्फाइड होता है, जिंक फास्फाइड चूहे मारने की दवा। अगला प्रश्न है, द्रवित सोडियम का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किस रूप में होता है? तो ये शीतलक के रूप में या रेफ्रिजरेशन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे होते हैं परमाणु भट्टियाँ, उनमें द्रवित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो ये है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, सिल्वर का ही यौगिक है। मतदान में प्रयुक्त अमिट स्याही, मतदान में प्रयुक्त होने वाली जो अमिट स्याही होती है, नीले रंग की स्याही, वो क्या होती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट होता है मतदान में प्रयुक्त होने वाली अमिट स्याही। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है? तो वो सीसा या लेड के कारण शरीर में जहर फैलता है जब किसी व्यक्ति को गोली लगती है। और जो गोली लेड और आर्सेनिक के मिश्र धातु से बनाई जाती है। जो गोली होती है, बंदूक की गोली होती है, रिवाल्वर या बंदूक में प्रयुक्त होने वाली, वो लेड और आर्सेनिक के मिश्र धातु से बनाई जाती है। और किसी व्यक्ति को गोली लगने पर सीसा या लेड के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय भूमि सुधार के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो क्षारीय भूमि के सुधार के लिए जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, केरल तट पर मोनाजाइट बालुका में क्या पाया जाता है? तो केरल तट पर मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। थोरियम आधारित अपने यहाँ परमाणु संयंत्र भी बनाए जा रहे हैं जिसमें कि यूरेनियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसे थोरियम, तो ये एक तरह से परमाणु ईंधन है, केरल तट पर मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। RDX जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसका अन्य नाम क्या है? तो RDX का दोस्तों अन्य नाम साइक्लोनाट भी है। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में बदलने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस, जबकि आपने पहले पढ़ा है कि वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकिल उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में बदलने के लिए हाइड्रोजन और उत्प्रेरक निकिल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति का स्रोत या सबसे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न हुआ था? तो नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। नील हरित शैवालों में प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन निर्माण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न है, अत्यंत निम्न ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लाने की तकनीकी क्या है? तो ये तकनीकी क्रायोजेनिक्स कहलाती है। निम्न ताप तकनीकी क्रायोजेनिक्स तकनीकी कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीवों में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों जीवों में जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, क्यूरेटिक एसिड, क्यूरेटिक अम्ल क्या है? तो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस हैलोजन का प्रयोग शांतिकारक व नींद लाने वाली दवा बनाने में किया जाता है? तो हैलोजन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब हैलोजन हैं दोस्तों। इस जो श्रेणी के तत्व हैं उन्हें हैलोजन श्रेणी कहा जाता है। तो प्रश्न है कि किस हैलोजन का प्रयोग शांतिकारक और नींद लाने वाली दवा बनाने में होता है? तो ये है ब्रोमीन, और उस यौगिक का नाम है पोटेशियम ब्रोमाइड। नींद और शांतिकारक औषधि पोटेशियम ब्रोमाइड के द्वारा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक हैलोजन जब दूसरे हैलोजन के साथ मिलकर कोई यौगिक बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको इंट्रो हैलोजन कहते हैं। जब कोई हैलोजन यानी फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इसमें से कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर कोई यौगिक बनाता है तो इसको इंट्रो हैलोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण होता है? तो टिंचर आयोडीन आयोडीन और एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड, SiC इसका फार्मूला है, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन की होती है। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो वो है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हीलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोथेरेपी और रेडियो अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाली निकृष्ट या अक्रिय गैस कौन सी है? तो ये है रेडान। रेडान गैस एक रेडियोधर्मी गैस है जो कि रेडियोथेरेपी और रेडियोधर्मी रिसर्च में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन जो होता है उसका कारक कौन सा है? तो एसिड रेन का कारण जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो एसिड वर्षा के प्रमुख कारण होते हैं, और ये जल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, जिससे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड मिलकर अम्ल वर्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, आयल ऑफ विट्रियाल क्या होता है? आयल ऑफ विट्रियाल, सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियाल यानी विट्रियाल का तेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस कौन सी होती है? यानी हरित गृह प्रभाव
जो लाती है उन गैसों में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक योगदान होता है, लेकिन इससे भी अधिक योगदान एक और कारक का होता है और वो है जलवाष्प। जलवाष्प के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट की अम्लता या एसिडिटी कम करने के लिए जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रयोग किया जाता है वो वास्तव में क्या है? तो वो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है। दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन यानी लौह स्तर की कमी को दूर करने के लिए फेरस सल्फेट दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो क्लोरीन गैस प्रयोग होती है बैक्टीरिया या जीवाणु रोधी के रूप में। धूम्र बम बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? तो धूम्र बम या स्मोक बम बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फंगस रोधी के रूप में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो कॉपर सल्फेट फंगस रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मोटर कारों के प्रदूषण की जांच में किसका मापन किया जाता है? जो हम लोग मोटर कार या बाइक की प्रदूषण जांच होती है उसमें क्या मापा जाता है? तो उसमें सीसा और कार्बन कणों की गणना की जाती है मोटर कार या बाइक के प्रदूषण जांच में। इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। तो मोटर कारों की प्रदूषण की जांच में लेड और कार्बन के कणों की स्तर की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सोडा वाटर बनाने में। तो जो बुलबुले होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है, ये भी पूछा जाता है कि सोडा वाटर में जो बुलबुले बनते हैं उनमें कौन सी गैस? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट को शीघ्र जमने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है पोर्टलैंड सीमेंट को शीघ्र जमने के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान खंड के अंतर्गत शामिल थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।